बुनियादी चीज़ों पर जोर। इस बीच मैंने दो बुनियादी एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया: दलितों के लिए रहने के लायक आवासों का निर्माण और पुलिस शिक्षा विभाग, सचिवालय और ब्लॉक तथा जिला स्तर के कार्यालयों से संबंधित सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस राज्य में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आवास नहीं बनाए गए। 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की थी, जिसके तहत राज्य सरकारों से दलितों के लिए आवास का निर्माण किए जाने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने दूरस्थ और ऐसी जगहों पर आवास बनवाए जहां रहा नहीं जा सकता था, सो दलित वहां कभी गए ही नहीं। यह किसी योजना को गलत तरीके से अमल में लाने का उदाहरण है कि किस तरह सिर्फ कागजों के लक्ष्य पूरे कर लिए जाते हैं। मुझे अपने विश्वसनीय स्रोतों से पता चला कि कांग्रेस शासनकाल में अधिकारी अक्सर ठेकेदारों के साथ गठजोड़ कर कागजी खानापूर्ति कर फंड की हेराफेरी करते थे, जबकि ज़मीन पर कुछ भी नज़र नहीं आता था। राजनेता इस लूट में शामिल होते थे या वे योजना के ठीक से निगरानी नहीं करते थे। दूसरी ओर मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह योजना के तहत आवास का निर्माण खुद लाभार्थी द्वारा करवाया जाए, न कि ठेकेदारों द्वारा, जैसा कि पहले होता था। इससे भी आगे जाकर मैंने यह भी पक्का किया कि आवासों का निर्माण गांवों के छोर या दूरस्थ जगहों पर न होकर गांवों के बीच करवाया जाए। मैं इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र से आगे ले जाकर शहरों और कस्बों के संपन्न इलाकों में भूखंड खरीद कर उनमें दलितों के लिए आवास बनवाए। मसलन मैंने पटना के राजा बाजार, शेखपुर, लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग जैसे संपन्न इलाकों में दलितों के लिए बहुमंजिला भवन बनवाए। मैंने शहरों के बाहरी हिस्सों झुग्गियों में रहने वाले दलित परिवारों की पहचान की और फिर उनमें से प्रत्येक परिवार को 2 कमरे का अपार्टमेंट आवंटित किया। मैंने खुद इन आवासों के निर्माण की निगरानी की और ठेकेदारों या अधिकारियों को धन का दुरुपयोग करने से रोका। केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वह हर ब्लॉक में 100 आवासों का निर्माण करवाए। अविभाजित बिहार में 600 ब्लॉक थे। मैंने 1 साल में ही गरीबों के लिए 60,000 आवासों का निर्माण करवाया। मैंने 1 साल में ही गरीबों के लिए 60,000 आवासों का निर्माण करवाया। यह प्रक्रिया 6 से 7 वर्षों तक जारी रही। मैंने ग्रामीण इलाकों में होने वाले आवासों के निर्माण में विशेष सावधानी बरती। सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह गांव में रहने के लायक आवासों के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को 14,000 रुपये आवंटित करे। मैंने ऐसे आवासों के निर्माण में ठेकेदारों को शामिल करने की परंपरा को ही खत्म कर दिया। इसके बजाय मैंने संबंधित बस्तियों के परिवारों को सीधे धन दिया और उनसे कहा कि वह अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार अपना आवास का निर्माण करें। मैंने संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्रों में, अब ये झारखंड में हैं, गरीब आदिवासियों के लिए और उत्तरी और मध्य बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए जो आवास बनवाए। कोई भी जाकर सर्वे कर मेरे दावों की पुष्टि कर सकता है कि ये खोखले थे या हकीकत में बनवाए गए थे। मैंने गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और सहरसा में अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए पक्के मकान बनवाए। मैंने दलितों और अनुसूचित जातियों के नवनिर्मित मकानों में वक्त भी बिताया और उनके साथ भोजन किया और उनके साथ खुशियां भी मनाई। बुजुर्ग महिलाएं मुझे बेटा कहती थी, बच्चों के लिए मैं चाचा या भैया था। उनके चेहरे पर जो खुशियां नजर आती थी वह मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था और मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए था। इन इलाकों में रहने वाले शहरी मध्यम वर्ग में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी।
वे इस बात से नाराज़ थे कि दलित परिवार उनके आसपास में रहेंगे। उन लोगों ने उनके आसपास असभ्य, नान जात के लोगों को बसाने को लेकर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। दलितों के खिलाफ उनकी ढेरों शिकायतें थी कि वे गाय, सूअर, बकरी और मुर्गी पालते हैं और सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। उनमें फैली मायूसी की हालत यह थी कि उन्होंने शिकायत की कि दलित महिलाएं कंघी करने के बाद अपने बालों के गुच्छे उनके कुलीन पड़ोसियों की छतों पर फेंक देती है। मैं इस पर सिर्फ मुस्कुरा देता था और उनकी ऐसी बेतुकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता था। मैं यह मानता था कि संपन्न आबादी के साथ दलितों को बसाने से वे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और मध्य वर्ग को भी एहसास होगा कि दलित भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी समृद्ध और संपन्न लोगों के साथ कंधे से कंधा टकराने का पूरा हक है। इत्तेफाक से मैंने देश में सबसे पहले गरीबों का नगद हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके दशकों बाद नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए इसे अपनी उपलब्धि बताकर उनका श्रेय ले लिया, जबकि यह काम सबसे पहले मैंने किया था। मेरे विरोधियों ने आरोप लगाया कि अपने शासन के दौरान मैंने बिहार को पिछड़ेपन के दलदल में धकेल दिया। वे पक्षपाती थे, जबकि मुझे बदहाली विरासत में मिली थी। उत्तर बिहार मानसून के हर मौसम में बाढ़ से प्रभावित होता था, क्योंकि नेपाल से बहने वाली नदियाँ इसके बड़े हिस्से में भारी तबाही मचाती थी और फसलों का व जान माल का नुकसान करती थी। मैंने बार बार केंद्र सरकार से कहा कि वह नेपाल के साथ बात करे और उसे बड़ा बांध बनवाने के लिए राजी करे, ताकि हिमालय से बिहार के मैदानों में पानी के प्रवाह को रोका जा सके, लेकिन केंद्र ने कभी नहीं सुना। हालात आज भी वैसे ही हैं। गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसे सूखा प्रभावित जिलों में सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से यह नहीं कर सकी। दुर्भाग्य से गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सिंचाई सुविधाओं की स्थापना में मदद करने के लिए केंद्र कभी आगे नहीं आया। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे तगड़े प्रयासों के बावजूद बिहार के विकास में बाधक दूसरे और भी कारण थे, जिन्हें दूर नहीं किया जा सका। संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधनों से संपन्न थे, लेकिन माल ढुलाई नीति ने बिहार के साथ भारी अन्याय किया। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे तटीय राज्यों को संथाल परगना और छोटा नागपुर से कोयला और लोहा उतने ही दामों में मिल जाता था जितने में बिहार के उसके अपने दूसरे हिस्से इन्हें खरीदते थे। नतीजन निवेशक उद्योगों की स्थापना के लिए तटीय राज्यों को ही तहरीज देते थे, ताकि उन्हें निर्यात और माल बेचने की बेहतर सुविधाएं मिल सके। राज्य के पास सीमित संसाधन थे। मैं याद कर सकता हूँ कि वाणिज्यिक करों, कोयलों की रॉयल्टी और केंद्र से मिलने वाले राजस्व के हिस्से के रूप में कुल राजस्व कभी 2400 करोड़ से 2500 करोड़ रुपये सालाना से अधिक नहीं हुआ। इसके अलावा बिहार को अपने राजस्व का 75% हिस्सा स्थापना व्यय में खर्च हो जाता था। सड़कों और बिजली घरों जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए पैसा कहाँ था। इसीलिए जब भी मेरे विरोधी इन चीज़ों के लिए मुझे दोषी ठहराते थे जब मेरे विरोधी उन चीज़ों के लिए मुझे दोषी ठहराते थे जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी, मैं आहत हो जाता था। सार्वजनिक आयोजनों में गरीबों के साथ मैं अनूठे ढंग से पेश आता था। अपनी आम सभाओं में मैं अक्सर मेहनतकश लोगों को मंच पर बुलवाता था। 1991 में दरभंगा में अपनी एक सभा में मैंने एक ताड़ी इकट्ठा करने वाले को मंच पर बुलवाया और उसे मुख्य वक्ता घोषित किया।
उसने अपनी कमर के आसपास एक छोटा सा कपड़ा भर लपेटे हुए था। उसके पास 2 लबनी मिट्टी का मटका था। वह बर्तन को अपने शरीर से बांध लेता था और फिर रस्सी के सहारे पाम के पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर चढ़ता था। रगड़ने के कारण उनकी छाती में चोट के कई निशान बन गए थे। मैंने उससे सबको यह बताने के लिए कहा कि वह किस तरह से ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी इकट्ठा करता है। वह सकुचाने लगा। फिर मैंने श्रोताओं को उसकी कहानी बताई, जिससे लोगों ने खूब तालियां बजाकर उसकी सराहना की। ताड़ी इकट्ठा करने वाले की बगल में ही मंच पर मेरे साथ कुछ सूअर और बकरी पालने वाले और कचरा बीनने वाले लोग भी बैठे थे, जिससे भारी हलचल मच गई। मैंने देखा कि मंच पर बैठे हमारे गठबंधन के सहयोगी और मेहनतकश लोगों के हितों की बात करने वाले सीपीआई के कुछ वरिष्ठ नेता आवेश में मंच से उठकर चले गए। वे इसे तमाशा बता रहे थे और नाराज़ हो गए। उन्होंने शिकायत की कि मैंने मंच में अव्यवस्था फैला दी है, लेकिन मेरे लिए यह स्वार्थी कुलीन लोगों को सबक सिखाने का एक तरीका था। उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार के दूरस्थ गांव में होने वाली मेरी हर जनसभा में अक्सर मुख्य वक्ता के रूप में कोई न कोई ताड़ी इकट्ठा करने वाला या कचरा बीनने वाला या पशुपालक या चूहा पकड़ने वाला होता था। उपेक्षित लोगों में नेतृत्व हस्तांतरण करने का यह मेरा तरीका था, जो कि लोकतंत्र के असली मालिक थे। वामपंथी पार्टियों खास तौर से सीपीआई के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान था और आज भी है, जिसका बिहार में मजबूत आधार था। अपने गठन के बाद से सीपीआई संघर्षशील लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही है। वह सामंतवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाती है, लेकिन यह पार्टी अपना नेतृत्व दलितों और पिछड़ी जातियों को हस्तांतरित करने में नाकाम रही। 1970 के दशक में सीपीआई बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी और राज्य में आवाज़ उठाने वाली बड़ी ताकत थी, लेकिन नेतृत्व के मोर्चे पर यह नाकाम हो गई। इसका वरिष्ठ नेतृत्व व्यापक रूप से ऐसी जातियों में सिमटा रहा जिनकी पहचान सामंतवादी और उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। मैंने ताड़ी बेचने पर लगने वाले कर और सेस खत्म कर दिए। मैंने पेड़ों पर पुराना मालिकाना अधिकार भी खत्म कर दिया है। इससे पहले ताड़ के पेड़ों के मालिक ताड़ी इकट्ठा करने वालों से धन की उगाही करते थे और मुफ्त में ताड़ी पीते थे। मैंने ऐलान किया कि ताड़ी इकट्ठा करने वाले अपने इलाकों के ताड़ के पेड़ों के मालिक स्वयं होंगे। मैंने उन्हें छूट दी कि वे अपनी सुविधा से कहीं भी जाकर ताड़ी बेच सकते हैं, सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों के पास नहीं। पहले उन्हें ताड़ के पेड़ों के नीचे बैठकर ही ताड़ी बेचने के लिए कहा जाता था। सदियों से उत्पीड़न सहने वाले निचले तबकों के लोगों के सशक्तिकरण के प्रति मेरी दृढ़ प्रतिबद्धता और मेरे गैर पारंपरिक तरीकों के कारण मेरे कई दुश्मन पैदा हो गए, जिन्होंने मेरा कद कम करने की भी कोशिश की। वे मेरे खिलाफ दुर्भावना से भरी अफवाहें फैलाते थे, मुझे गंवार बताते थे कि मुझे प्रशासन या शासन के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे ऊंची जातियों से नफरत करने वालों के तौर पर पेश किया गया। हालांकि वे मेरी छवि और मेरा काम नहीं बिगाड़ सके। बिहार के लोग मुझसे प्रेम करते थे। अध्याय 5, मंडल, मंदिर और मस्जिद की राजनीति, अगले एपिसोड में।